अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इतवार को छुट्टी का दिन था। मैंने कस्बे के हलवाई की दुकान से शेर भर मिठाई टोकरी में रखवाई और डाकिया लाखन डिसई के घर पहुंच गया, क्योंकि मेरा मिशन लेट हो रहा था और मुझे मालूम था कि मुझे डाकिया की नौकरी शायद अभी 6-7 साल तक ना मिल सकेगी। लाखन डिसई और उसके बच्चे मिठाई देखकर बड़े खुश हुए। मैंने बच्चों को 1-1 रुपया भी दिया। इस डाकिया ने देर से ब्याह किया था, बच्चे अभी छोटे ही थे। थोड़ी देर बाद हम जंगली पगड़ नदी पर साइकिल चलाते फौजी कले की तरफ जा रहे थे। साइकिल मैं खुद चला रहा था, लाखन को मैंने पीछे बिठा रखा था। जंगल हरा भरा था, यहाँ सरसब्ज खेत भी थे, जहाँ इमली और साल के दरख्त साया किए हुए थे। ताड़ के दरख्त भी बहुत थे। लाखन सही कह रहा था कि यहाँ कभी जंगल से शेर चीते आ जाया करते थे, कभी कभी डाकुओं का गुजर भी होता था। लेकिन जब से पुराने किले में फौजियों ने आकर डेरा जमाया है, ये दोनों मुसीबतें ख़त्म हो गई हैं। कोई कहता है यहाँ तेल निकलने वाला है, इसलिए फौज ने छावनी डाली है। कोई कहता है कि किले में खतरनाक कैदी रखे जाते हैं, जिन पर फौजी पहरा लगा है। कभी कभी यहाँ शहर से बड़े फौजी अफसर भी आते हैं। मैं सब कुछ सुन रहा था और जहन में उलझे हुए तारों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसी बात थी तो वहाँ किसी सिविलियन को जाने की इजाज़त नहीं होगी। खैर, लाखन डाकिए को तो इंडियन फौजी जानते थे, हो सकता है वो मुझसे पूछ-गुछ करें, लेकिन लाखन डाकिया उन्हें संभाल लेगा। मैं इन्हीं सोचों में गुम जंगली रास्ते पर साइकिल चलाए जा रहा था। दूर से ताड़ के दरख्तों में से उभरी हुई मुझे किले की पुरानी दीवार दिखाई दी। लाखन बोला, वो सामने किला है, साइकिल बाएं जाने वाली पगड़ नदी पर डाल दो। किले के दरवाजे पर एक ढलानी छत वाला कमरा बना था, जिसके आगे बरामदे में 2 फौजी स्टेन गन्ने थामे पहरा दे रहे थे। सामने एक गोल दायरे में फूलों के गमले सजे थे, जिनके दरमियान पूना रेजिमेंट का झंडा लहरा रहा था। लखन कह रहा था, यहाँ साइकिल से उतरना है। हमें देखते ही फौजियों ने हाल्ट कहकर हमें रोक दिया। लखन डिसई ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, महाराज मैं हूँ लखन डाकिया। आज इतवार है, वर्दी में नहीं हूँ। ये मेरा साथी अहमद भाई पेकर है। हम जंगल में ताड़ी के मटके लगाने आए थे, सोचा आपको नमस्कार करता चलूँ। मैंने लखन डिसई को चलने से पहले समझा दिया था कि वो फौजियों को ये हरगज न कहे कि मैं कला दिखाने आया हूँ, क्योंकि इस तरह फौजी लोग शक करते हैं। लखन ने ताड़ी के मटके लगाने का बहाना बनाया। फौजी गार्ड ने लखन को पहचान लिया था। दोनों हवालदार रंग के थे और करमदी रंग की बेरेट टोपियां पहने हुए थे, जिन पर रेजिमेंटल निशान लगे हुए थे। एक फौजी ने करीब आकर मुझे गौर से देखा और लखन से पूछा, इसको हमने पहले यहाँ नहीं देखा। मैं आजी से हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगा, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। लखन डाकिया बोला, महाराज ये डाक खाने में नया नया भर्ती हुआ है, फेरोज भाई का भतीजा है, इसको ताड़ी का बहुत शौक है। मैंने मसी सूरत बना रखी थी, हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज, यहाँ के दरख्तों की ताड़ी बड़ी मज़ेदार होती है। इतने में दूसरे फौजी ने बरामदे से आवाज़ दी, इसको यहाँ लो किशन लाल। मुझे कुछ तशवीश हुई, लेकिन मैं एक तजर्बाकार कमांडो जासूस था। अपने हवास को पूरी तरह बरकरार रखा और बरामदे में जाकर दूसरे हवालदार को नमस्कार किया और कहा, महाराज मैं अहमद भाई हूँ, डाक खाने का सेवक हूँ। अपने इंडियन फौजी सुरमाओं को देखने का बड़ा शौक था। भगवान की कृपा है कि आपके दर्शन हो गए। मैं गुजराती में ही बात कर रहा था, जबकि वो दोनों हवालदार मरहट्टा थे, मगर गुजराती बोल और समझ लेते थे। लाखंडी से भी साइकिल खड़ी करके करीब आ गया। हम बरामदे के फर्श पर बैठ गए थे। दूसरा हवालदार मुझे अभी तक गहरी नज़रों से देख रहा था। साफ लग रहा था कि ये मामूली हवालदार नहीं हैं, बल्कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी हैं, जो नज़रों से ही दुश्मन को पहचान लेते हैं। मैं भी गोलियां नहीं खेला था, ऐसी अदाकारी कर रहा था कि भारतीय हवालदार को मकमसे में डाल दिया। इतवार की वजह से क्वार्टर गार्ड का दफ्तर बंद था। लाखंडी से ही कहने लगा, महाराज इस बार आते हुए आपके लिए घर का घी लाऊंगा, हुक्म करें तो मुर्गियां भी काट कर ले आऊँ। हवालदार किशन लाल मुस्कराया, लाखन बाबू मुर्गियां लानी हो तो इतवार को लाया करो। मैंने इस दौरान थोड़ा सा जायजा ले लिया। ये ऑफिस किले के दरवाजे के बिल्कुल सामने था। किले के दरवाजे पर खारदार बाड़ वाला लोहे का जंगला लगा था। वहाँ भी एक इंडियन फौजी पहरा दे रहा था। बाएं जानब दरख्तों में कुछ क्वार्टर बने थे। यकीनन यहाँ ऑफिस में काम करने वाले फौजी रहते होंगे।
उधर से भैंस के बोलने की मुसलसल आवाज आ रही थी। दूसरा हवलदार बोला, लेकिन तुम जाओ अपने दोस्त को हमारे पास छोड़ दो, हम इसे कल भेज देंगे। यह सुनते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। लाखंडी से डैकिया भी परेशानी की हालत में हाथ जोड़कर बोला, महाराज क्षमा करें, यह तो अपना आदमी है। मरहट्टा हवलदार ने उसे डांटते हुए कहा, तुम जाओ, हम कल इसे वापस भेज देंगे। मैं बजाय रामको की तरह खड़ा हाथ बांधे सबका मुंह देख रहा था, लेकिन अंदर से फिक्रमंद था। ताहम मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में मुझे यकीन था कि वो चाहे कितना तशद्दुद करना मुझे बेनकाब ना कर सकेंगे। और फिर मैं तो अब भारतीय सीआईडी के अजीतें से सहकर पुख्ता हो गया था। मेरा साथी लकन डाकिया मरहट्टा हवलदार के हुक्म से सहकर लेकर चल दिया। अब दोनों मरहट्टा हवलदार मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। उनमें से एक का नाम तो किशन लाल था और दूसरे का नाम खम्बाई था। खम्बाई ने हवलदार किशन लाल को हुक्म दिया कि मुझे अंदर ले जाकर बंद कर दिया जाए, और छोटी मूछों वाला हवलदार किशन लाल मुझे कले के दरवाजे के जंगले में से गुजार कर अंदर ले गया। मैं दर्जीदा नज़रों से हर शय का बगौर मुशाहिदा कर रहा था। यह डौड़ी छोटी सी थी और इसके आगे कुशादा दलान था, जहाँ दाएं बाएं दो एक कमरे थे। उन्हीं में एक छोटी सी हवालात बनी हुई थी, जिनमें सलाखों वाला एक दरवाज़ा लगा था। उसने मुझसे कोई बात किए बगैर मुझे उस हवालात में बंद करके बाहर ताला लगा दिया। जब हवलदार किशन लाल चला गया तो मैं सोचने लगा कि इन फौजियों को मुझ पर शक है कि मैं कोई गैर मुल्की एजेंट हूँ, और अब वो मुझसे पूछगछ करेंगे। हो सकता है यह पूछगछ रात के वक्त हो, क्योंकि छुट्टी की वजह से फौजी गार्ड्स का इंचार्ज मरहट्टा कैप्टन वहाँ मौजूद न था। मेरे पास कोई ऐसी निशानी या अलामत नहीं थी जिसकी वजह से वो मेरा जासूस होना साबित कर सकते हैं। मैंने अपने आप को गुजराती मुसलमान ज़ाहिर किया था, और मैं मुसलमान ही था। मेडिकल मुआयने से भी मुसलमान ही साबित होता। हाँ, अगर मैं यहाँ एक हिंदू गुजराती नौजवान की हैसियत से आता तो मैं फंस सकता था। दूसरे, मैं हिंदी और तमिल भी रवानी से बोल सकता था, और ये खूबी मुझे हिंदुस्तानी साबित करने में मेरी मददगार साबित हो सकती थी। मैं इसी उधेड़ बन में था कि हवलदार किशन लाल मेरे लिए चीनी के मग में चाय लेकर आ गया और बोला, ये लो चाय पियो, कैप्टन सिंह अभी आ रहे हैं, फिर तुमसे दो दो बातें होंगी। मैं चाय का मग थामते हुए आजी से बोला, संतरी जी, मुझे क्यों हवालात में डाला है? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। हवलदार किशन लाल खामोशी से चला गया। थोड़ी देर बाद वो फिर आया और मुझे हवालात से निकाल कर क्वार्टर गार्ड के ऑफिस में ले गया। अब दफ्तर खुला था और अंदर मेज के पीछे एक गहरे सांवले रंग का जवान फौजी कप्तान की वर्दी में मेज पर टांगे रखे बैठा चाय पी रहा था। यही कैप्टन सिंह था। उसके एक हाथ में बेद की छड़ी थी, जिसको आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पिंडली पर मार रहा था। हवलदार ने सैल्यूट मारकर कहा, सर, यह है वो जवान। कैप्टन सिंह ने बेद के इशारे से हवलदार को बाहर जाने का इशारा किया। हवलदार सैल्यूट मारकर दफ्तर से निकल गया। मैं हाथ बांधे खामोशी से खड़ा था और चेहरे पर बड़ी आमकाना सी मुस्कुराहट तारी कर रखी थी। कैप्टन सिंह ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैंने हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। कैप्टन सिंह मुझे अपनी छोटी छोटी प्याजी आंखों से मुसलसल तक रहा था। मैंने नजरें झुका ली। कैप्टन चाय का मग मेज पर रखते हुए कुर्सी पर से उठा और टहलता हुआ कभी खिड़की की सलाखों के पास जाकर बाहर देखने लगा। फिर पलटकर मेरे करीब आया, मेज के कोने पर बैठा और मेरी तरफ झुककर गुजराती में बोला, तुम कहाँ से आए हो यहाँ? मैंने बड़ी रवां गुजराती में उसे बताया कि मैं बहराइच का रहने वाला हूँ। माँ बाप के मरने के बाद मैं रिश्तेदारों के बुरे सलूक से तंग आकर यहाँ आ गया हूँ, और फिरोज भाई की मेहरबानी से डाक खाने में नौकरी मिल गई है। तुम मुसलमान हो? कैप्टन सिंह ने मुझे घूरते हुए पूछा। हाँ जी। मरहट्टा कैप्टन मेज पर से हटकर दोबारा अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने अपना चाय का मग हाथ में थाम लिया। तुम्हारा नाम अहमद भाई ही है? हाँ जी, मेरा नाम अहमद भाई है, मैंने भोलपन से कहा। मैं इस इंतज़ार में था कि वो कब अपनी कुर्सी पर से चीते की तरह मुझ पर छिपड़ता है और मुझ पर लातों और घोंसों की बारिश करता है, कि उसने बड़ी राजदारी से मेरी तरफ अपना चेहरा झुकाते हुए कहा, अहमद भैया, तुम यहाँ नए नए आए हो, हमें तुम जैसे नौजवान की तलाश थी। हम इस कस्बे के किसी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर तुम हमारा एक काम कर दो तो हम तुम्हें इनाम देंगे और सर्टिफिकेट भी। मैं समझा कि वो मेरे साथ कोई चाल चल रहा है।
मैंने हाथ बंद कर कहा, साहब जी मैं बेकसूर हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। कैप्टन सिंह मुस्कराया और कहने लगा, हम सबको मालूम है कि तुम बेकसूर हो, पर हमने तुम्हें यहाँ क्वार्टर गार्ड में बंद करने के लिए नहीं बुलाया। बात यह है कि कुछ अरसे से हमारे सिपलाई डिपो और क्वार्टरों में बहुत चोरियां हो रही हैं। हमने गांव के कुछ लोगों को बंद करके मारा पीटा भी है, मगर वो हमें कुछ नहीं बताते। हर कोई यही कहता है कि जंगल से डाकू आकर चोरियां करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि इस गांव के लोग चोरियां करते हैं। ये सारे गांव वाले चोर हैं और एक दूसरे से मिले हुए हैं। हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि हम गांव के एक एक मकान की तलाशी लें या वहां पहरा लगाएं। तुम इस गांव में नए नए हो, हम ये चाहते हैं कि तुम खुफिया तौर पर गांव में रहकर इस बात का पता चलाकर हमें बताओ कि असल चोर कौन कौन लोग हैं। तुम्हारा नाम हम किसी को नहीं बताएंगे। अगर तुमने हमें चोर पकड़वा दिया तो हम तुम्हें 1,000 रुपये इनाम भी देंगे और सर्टिफिकेट भी देंगे। बोलो क्या तुम तैयार हो? ये भारत माता की खिदमत भी होगी, मेरी जान में जान है। यह मामला दूसरा था। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। फिर भी मैंने अपने चेहरे पर इत्मीनान या मुसरत किया, किसी किस्म की कफियत को जहर न होने दिया, बल्कि उल्टा ये जहर किया जैसे मैं परेशान हुआ हूँ। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब जी मैं परदेसी हूँ, सिवाय फिरोज भाई जमींदार और डाक खाने के 2-1 आदमियों के और किसी को नहीं जानता। मैं कैसे मालूम करूंगा कि चोरियां कौन करता है? कैप्टन सिंह ने मेरे लिए मजीद चाय का कप मंगवाने का हुक्म दिया और बोला, यही बात तो तुम्हारे और हमारे हक में जाती है कि तुम पर कोई शक नहीं करेगा। असल बात यह है कि तुम फिरोज भाई के यहाँ रहते हो और हमें उस पर शक है कि वो अपने आदमियों से यहाँ डाके डलवाता है। तुम बड़ी आसानी के साथ असल बात का सुराग लगा सकते हो। तुम्हें हमने इसलिए चुना है कि तुम यहाँ बाहर से आए हो और हम यहाँ के किसी भी बाशिंदे पर भरोसा नहीं कर सकते। कुदरत ने मुझे इस पुराने किले में आने जाने और भारतीय फौजियों की नकल हरकत के मुशाहिदा का एक सुनहरी मौका फराहम कर दिया था। फिर भी मैंने आजी से कहा, साहब जी अगर यहाँ के लोग चोर डाकू हैं तो फिर वो बड़े जालिम होंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने मुखबरी की है तो वह मुझे जान से मार डालेंगे। इस पर कैप्टन सिंह ने मुझे जोर देकर कहा, अहमद भाई तुम बेफिक्र हो, हम तुम्हारी जान की हिफाजत का जिम्मा लेते हैं, तुम पर आँच तक न आएगी। बस एक बार तुम हमें असल चोरों का पता बता दो, इसके बाद तुम अलग हो जाना, फिर हम जाने हमारा काम है। हम तुम्हारा नाम ही किसी को नहीं बताएंगे, फिर तुम्हें किस बात का डर है? इतने में चाय आ गई। मैंने गुजरात के आम रिवाज की तरह प्लेट में कप की आधी चाय उंडेल लिया और प्लेट मुंह से लगाकर पीने लगा। कैप्टन सिंह ने मेरे कंधे को उठकर आहिस्ता से थपथपाया और कहा, बस ठीक है, ये काम देश की खिदमत का भी है। हमारा नुकसान बहुत हो रहा है, तुम्हें यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं। वो सामने नीम का एक पेड़ देख रहे हो? कैप्टन सिंह ने खिड़की की सलाखों के बहरे नीम के एक घने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस पेड़ के पीछे मेरा क्वार्टर है, बाहर मेरा नाम लिखा है, आंगन में एक गाय भी बंधी है। जब तुम्हें मुझसे मिलना हो, सुबह सुबह या शाम को जब अंधेरा छा जाए तो मेरे क्वार्टर पर आ जाना। तो मैं वहाँ गार्ड्स नहीं रोकेगा, मैं उसे तुम्हारा नाम बता दूंगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, साहब जी भारत सेना की सेवा के लिए यह काम करूंगा, मगर मेरा नाम ना आया, गरीब आदमी हूँ और फिर परदेसी भी हूँ, मुफ्त में मारा जाऊंगा। कैप्टन सिंह ने मेरे कंधे को दबाते हुए कहा, तुम हमारे भाई हो, बेफिक्र होकर काम करो, तुम्हारा कोई बाल तक न बीका कर सकेगा। अच्छा अब तुम जाओ, तुम्हारा डाकिया साथी तुमसे पूछे तो कह देना कि कैप्टन साहब ने मामूली पूछगछ के लिए रोका था। वैसे भी यहाँ कोई अजनबी आता है तो हम उससे पूछगछ जरूर करते हैं। अब तुम जा सकते हो। मैंने कैप्टन सिंह को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और सर झुकाए बड़ी मसमसी सूरत बनाया कंपनी कमांडर के ऑफिस से निकलकर पैदल ही कस्बे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ख्याल आया कि कहीं मुझे किसी खतरनाक जाल में तो नहीं उलझाया जा रहा, कहीं इन्हें मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया और ये मुझे कहीं रंगे हाथों पकड़ने की चाल तो नहीं है। दिल में हर तरह के ख्याल आ रहे थे। फिर सोचा कि अगर इन्हें मुझ पर ज़रा सा भी शक होता तो वह मुझे कभी न छोड़ते। फौजी लोग हैं, पकड़ कर बंद कर देते और मार मार कर मेरा भरकस निकाल देते या मुझे गिरफ्तार करके पीछे हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाता। बहरहाल मैं मोहतात हो गया और दिल में फैसला कर लिया कि हर तरफ से चौकस रहूंगा और अपनी तरफ से कोई ऐसी बात न होने दूंगा कि उन्हें मुझ पर किसी किस्म का शक पड़े, मगर उनकी एक एक हरकत से बाखबर रहूंगा। अब सवाल ये था कि अगर कस्बे के लोग चोर भी हैं
और बकौल कैप्टन सिंह के अगर मेरा मोहसिन और हमारे एजेंट का चचा फिरोज भाई ही सारी चोरियां करवाता है तो मैं उसे कैसे गिरफ्तार करूंगा। बहरहाल मुझे बज़ाहिर एक इंतहाई कीमती मौका मिला था और एक तरह से मेरा आधा रास्ता तय हो गया था। अब मुझे अपनी तरफ से बेहद एहतियात की ज़रूरत थी। यही कुछ सोचता हुआ मैं कस्बे में पहुंच गया और सीधा लखनडी से ही डाकिए के घर गया। वो बेचारा परेशान बैठा था। मुझे खतरा था कि कहीं लखनडी सही ने ज़मींदार फिरोज भाई को बता न दिया हो कि मुझे फौजियों ने वहीं रोक लिया है, क्योंकि अगर वाकई फिरोज भाई ही चोरियां करवाता था तो उसे मुझ पर शक पड़ सकता था कि कहीं कमांडर हफीज के फौजियों ने मुझे उसके खिलाफ मुखबरी करने पर राजी तो नहीं कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और फिर लखनडी से ही बोला, भगवान की बड़ी कृपा है कि तुम आ गया। मैंने तो डर के मारे फिरोज भाई को अभी तक कुछ नहीं बताया था। तुम उनके आदमी हो, कहीं वो मुझे मारना ना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें वहाँ लेकर ही क्यों गया था। मगर वहाँ क्या हुआ? हवालदार तो कह रहा था कि तुम्हें कल छोड़ेंगे। मैंने चारपाई पर बैठते हुए ठंडी सांस भरकर कहा, लेकिन दादा देखो ना, ये फौज का मामला है, उन्हें होशियार रहना ही पड़ता है। मैं नया नया यहाँ आया हूँ। वहाँ गया तो उन्होंने पूछ-गछ के लिए रोक लिया कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ। बस कैप्टन साहब ने यही कुछ मुझसे पूछा। और फिर भारत माता की रक्षा के लिए तो हमें दुश्मन से चौकस रहना ही होगा ना। लखन डाकिया कानों पर हाथ रखकर बोला, भगवान के लिए अब उधर का रुख ना करना। मैं तो भले से बच गया, नहीं तो मुझे भी पकड़ लेते तो मैं क्या करता। थोड़ी देर लखन डिसाई के पास बैठकर वापस हवेली में अपनी कोठरी में आ गया। जमींदार फिरोज भाई जरा दूर एक खेत में अपने सामने नौकर से तरकारी कटवा रहा था। मैं जानबूझकर उधर नहीं गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना बुजुर्ग और काफ़ी हद तक खुशहाल जमींदार भी चोरों का सरगना होगा। हो सकता था कि फौज वालों को गलत इतला मिली हो, मगर अब उन्हें फिरोज भाई पर शक पड़ गया और उनका शक दूर करना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मुझे इससे ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी कि चोर कौन है और चोरों का सरगना कौन है। मुझे तो डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी नूरीन का खोज लगाकर उन्हें भारतीय फौज की कैद से निकलना और अहमदाबाद पहुंचाना था। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी कमांड ऑफिस के कैप्टन सिंह को चोरों के बारे में मालूमात मुहैया करवा कि वो मुझे फारिग कर दे। जब तक मुझे डॉक्टर अफरीदी का सुराग नहीं मिल जाता और मैं उन्हें वहाँ से निकाल नहीं लेता, मैं वहाँ अपनी आमद और रफ्त का सिलसिला जारी रखना चाहता था। और ये इसी सूरत में हो सकता था कि मैं चोरों के सुराग के सिलसिले को अपनी मर्जी और अपने प्रोग्राम के मुताबिक लटकाए रखूँ। अब मैंने अपने प्रोग्राम पर गौर करना शुरू कर दिया। मरहट्टा कैप्टन सिंह से मिले 2 रोज़ बीत गए थे। मैंने तीसरे रोज़ शाम को वहां जाने का मंसूबा बना लिया। उस रोज़ मैं डाक खाने में बैठा अपना काम कर रहा था कि बाहर बरामदे में बिखरे हुए सफ़ेद बालों वाले खस्ता हाल शख्स को देखा, जिसके कंधे पर फटी हुई चादर थी। वो खिड़की की सलाखों के पास आकर बोला, बाबूजी, मेरी बेटी सकीना का कोई खत आया है। खिड़की के पास बैठे क्लर्क जीवन राम ने सख्त बेजारी से उसकी तरफ देखा, फिर पोस्ट मास्टर किशन दास की तरफ देखकर कहने लगा, बाबूजी, ये दीवाना फिर आ गया है, क्या जवाब दूं इसे। पोस्ट मास्टर ने अपनी अनक नाक पर दुरुस्त करते हुए कहा, कह दो खत नहीं आया। क्लर्क ने अजनबी बूढ़े को कह दिया कि उसकी बेटी का खत नहीं आया। वो खस्ताहाल शख्स नाउमीदी के आलम में तकता रहा, फिर सर झुकाकर पीछे हटा। एक लम्हा बरामदे में चारों तरफ देखा और आह भरकर बरामदे की सीढ़ियां उतर कर गाँव के पुराने कुएं की तरफ चल दिया। लाखंडी से डाक बांधने गया हुआ था। मैंने क्लर्क से पूछा कि यह शख्स कौन था। उसने नफरत से मुंह बनाकर कहा, अरे मियाँ पागल है, 10 साल से अपनी बेटी के खत का इंतजार कर रहा है, वो न जाने कहाँ चली गई है, अब तक तो मर खप भी गई होगी। नेक दिल पोस्ट मास्टर ने कहा, जीवन बाबू ऐसा न कहो, हो सकता है वो जिंदा हो। क्लर्क बोला, अरे बाबूजी, जिंदा होती तो अब तक खुद न आ गई होती। इस खस्ताहाल शख्स का नाम करीम था। वो कस्बे में कोचवान था। उसकी एक ही औलाद बेटी सकीना थी, जिससे उसको बड़ी मोहब्बत थी। सकीना की माँ फौत हो चुकी थी। करीम को अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत थी। वो उसकी ज़रूरत का ख्याल रखता था और सकीना भी बाप पर जान छिड़कती थी। 10 बरस पहले की बात है कि सकीना की शादी हो गई। शहर से 4 आदमी बारात लेकर आया और सकीना को ब्याह कर ले गया। सकीना ऐसी शहर गई कि फिर लौट कर ना तो खुद आई और ना अपने बाप को कोई खत ही लिखा। खुदा जाने वहाँ उस पर क्या गुजरी कि जैसे बिल्कुल गायब ही हो गई। करीम की हालत अपनी बेटी की जुदाई पर खराब होना शुरू हो गई और वो हर रोज़ डाकिए में आकर बरामदे में बैठ जाता
और बार बार पूछता कि उसकी बेटी का खत तो नहीं आया। शुरू शुरू में डाक खाने वाले उसकी दिलजोई करते रहे, फिर उन्होंने उसकी परवाह करनी छोड़ दिया। इसके बाद करीम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर उसे धुतकारा जाने लगा। अपनी बेटी के खत का इंतजार कर रहे हो, वो मर गई है। बेचारा मुसीबत का मारा बाप 2 बरस तक शहर की खाक छानता रहा। उसे अपनी बेटी का कोई सुराग न मिला। वो रखेलपुर वापस आ गया। मुझे बदनसीब बाप करीम भाई से बड़ी हमदर्दी हो गई, मगर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वो चला गया। मैं दिन भर डाक खाने में ड्यूटी देने के बाद अपनी कोठरी में वापस आ गया। शाम को मुझे कैप्टन सिंह के यहाँ जाकर एक मनगढ़ंत रिपोर्ट देनी थी। जब सूरज गरूब हो गया और कस्बे के खेतों पर अंधेरे की सुरमई राख सी गिरने लगी, तो मैं कोठरी से निकलकर पुराने किले की तरफ चल पड़ा। कैप्टन सिंह के क्वार्टर पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। क्वार्टर अच्छा खासा था। अंदर शहर में बाग की एक क्यारी थी। बरामदे में बल्ब जल रहा था। छोटे से गेट पर एक इंडियन सिपाही पहरा दे रहा था। मैंने उसे अपना नाम बताया तो वो मुझे अंदर ले गया। मरहट्टा कैप्टन सिंह ने मुझसे हाथ मिलाते हुए एक छोटे से सिजे सिजाए कमरे में बिठाया और मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर बोला, कहो दोस्त, क्या खबर ले हो? मैंने कहा, साहब जी, आपका इंदाजा दुरुस्त था। फेरोज भाई के पास कल रात एक आदमी आया। दोनों देर तक खुसर फुसर करते रहे। ये आदमी अपने साथ एक गठड़ी भी लाया था जो फिरोज भाई ने रख ली थी। उसमें क्या था? कैप्टन सिंह ने पूछा। मैंने कहा, यह मैं पता नहीं चला सका, लेकिन मैंने उनकी बातें छुप कर सुन ली थी। वो क्या बातें कर रहे थे? मैंने जवाब दिया। मैं दरवाजे के साथ लगकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। साफ आवाज़ नहीं आ रही थी। बस इतना ही सुन सका कि वो सिपलाई डिपो से इस बार चीनी की बोरियां उठाने का प्रोग्राम बना रहे थे। कैप्टन सिंह की भवें तन गई। तो गोया फिरोज भाई चोरों का सरदार है और अब वो हमारे डिपो से चीनी की बोरियां चुराने आ रहे हैं। मैं सालों को शूट कर दूंगा। तुम ऐसा करो, उस आदमी पर नजर रखो। वो गांव में कहाँ है अब? मैंने कहा, वो तो सुबह सुबह चला गया था, शायद 2-1 रोज बाद फिर आया। कैप्टन सिंह गुस्से में उठकर टहलने लगा। वो बार बार हाथों की मुठ्ठियां बंद कर रहा था। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुमने बड़ी अच्छी खबर दी है। ठीक है, अब तुम जाओ। हम इस बार चोरों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने समझ क्या रखा है। मैं नमस्कार करके चला गया। मैंने यह सब कुछ एक सोची समझी स्कीम के मुताबिक किया था। मुझे मालूम था कि कैप्टन को मेरी तरफ से किसी सबूत की ज़रूरत है और वह भरपूर एक्शन लेगा। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। दूसरे रोज़ मैं अभी डाक खाने में नहीं गया था कि पूना रेजिमेंट की जीप हवेली के बाहर आकर खड़ी हुई। उसमें से 4 फौजी जवान राइफलें ताने निकले और हवेली में घुस गया। उन्होंने फिरोज भाई को घसीट कर बाहर निकाला और जीप में बिठाकर देखते ही देखते वहां से गायब हो गया। हवेली में औरतें और बच्चे दम बखुद रह गया। मैं भी उनकी हैरानी और परेशानी में शामिल हो गया। फिर डाक खाने चला आया। 4 बजे वापस हवेली में गया तो फिरोज भाई आ गया था, मगर उसकी हालत बुरी थी। कमांडर ऑफिस में उसे बुरी तरह मारा पीटा गया था। वो बिस्तर पर पड़ा करा रहा था और कस्बे का वीद उसके जख्मों की मरहम पट्टी कर रहा था। उसने रोते हुए मुझे बताया कि खुदा जाने मेरे किसी दुश्मन ने फौजियों को खबर दी है कि मैं उनके यहाँ चोरियां करवाता हूँ। देखो उन्होंने मार मार कर मेरी क्या हालत बना दी है। मैंने बज़ाहिर इंतहाई हमदर्दी का इजहार किया। दिल में दुख भी हुआ, लेकिन यह मेरे मिशन का एक हिस्सा था। मैं मजबूर था। चुनाचे अपनी स्कीम के दूसरे मरले पर अमल करते हुए मैं एक रोज़ बाद कैप्टन सिंह के क्वार्टर में जा पहुंचा। मैंने अपनी हालत से यह जाहिर किया कि मैं बेहद परेशान और घबराया हुआ हूँ। कैप्टन सिंह ने पूछा, क्या बात हुई? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो जवान? मैंने बड़ी मुश्किल से आंसू निकाल कर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज मुझे बचा लें, अब मैं वापस कस्बे में नहीं जा सकता। फिरोज भाई को किसी ने बता दिया है कि मैंने मुखबरी की थी। उसके आदमी मुझे कत्ल करने आए थे और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुँचा हूँ।